हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में मतलब जो कंसेप्ट आपके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इसके जितने क्वेश्चन हैं वो सभी क्लियर किए जाएंगे। ठीक बात है मेरे दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 आपका हो रखा है कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक बात है, मतलब जो संख्याएं आपको दी गई हैं ना, इनको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक बात है। यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका अभाज्य, तो पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अगर हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो भाज्य संख्याएं भी लगे हाथ देख लेते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर पहले मैंने हेडिंग लगा दिया है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक बात है, मैं आपको समझाता हूँ। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या को कहते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। ठीक बात है। तो मैं लिखता हूँ पहले परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनफल होते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट दो गुणनखंड है ना, उसमें कौन कौन, एक और स्वयं। समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको परिभाषा बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और वो जो एग्जैक्ट दो गुणनखंड हैं वो एक हो और वह संख्या स्वयं हो। जैसे एग्जाम्पल की मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। जैसे वो संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे देखो, अगर आप 2 का आप फैक्टर करो तो केवल 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 देखो, 3 केवल अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 को आप देखो, 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 को देखो, 7 केवल 7 से कटता है और 1 से कटता है। तो मैंने आपको यहीं पर बताया पहले ही कि ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। और मैंने आपको लिखा कि एग्जैक्ट दो गुणनखंड में कौन, एक और वह संख्या स्वयं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। 3 स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 7 स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। इसी प्रकार से सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर डैश मैंने लिखा है। 13 के बाद आपका संख्या हो सकता है 17, 17 के बाद आपकी 19 हो जाएगी, ऐसे चलता जाएगा। ठीक बात है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हों, दो गुणनखंड हों, और वो दो गुणनखंड कौन होने चाहिए, वो संख्या स्वयं प्लस 1। ठीक बात है, स्वयं हो और 1 हो। अब जैसे यहाँ पर है भाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। ठीक बात है, 3 गुणनखंड होने ही चाहिए। 3 गुणनखंड हो, अगर 3 से कम होगा, मान लो 2 हो गया, तो वो अभाज्य संख्या में आ जाएगी। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो ही। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 4, 6, 9, इस प्रकार से 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 भी हो सकता है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक बात है। 10 हो जाएगा, 10 के बाद 11 नहीं होगा, आपका 12 हो जाएगा। 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 मतलब 14 होगा, 15 होगा। इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी वो भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगी। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा कि कम से कम 3, 3 से कम नहीं, कम से कम 3 होने ही चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम ना हो। अगर 3 से कम हो गई तो 2 हो जाएंगे, 3 से कम क्या होगा, 2 हो जाएगा। और अगर 2 हो गया तो अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगे। जैसे 4 है, अगर आप 4 का गुणनखंड करोगे तो ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। जैसे आप 6 देखो, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों वो सभी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। हमें लगता है आपको अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं समझ में आया होगा। ठीक बात है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 140। अब 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं, जैसे आप कक्षा 7, 8 में इनको कैंसिल कराते, एलसीएम लेते थे, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। ठीक बात है।
अब क्या करना है, देखो सबसे छोटी संख्या अगर एलसीएम में क्या लेते थे 2, ठीक बात है, क्योंकि 1 लोगे तो सभी संख्याओं से कटता है, तो हम 2 लेते हैं। अब 2 से क्या करते हैं, 140 में भाग कराते हैं। क्या 140 2 से कटता है? हाँ कटता है, मतलब पूरा पूरा कट जाए ऐसा नंबर आपको लेना है, ठीक बात है। तो 2 से अगर हम 140 को काटेंगे तो 70 बार जाएगा, क्लियर हो गया। अब क्या 70 2 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। फिर 2 से हम कैंसिल कराते हैं तो क्या हो जाएगा 35, क्योंकि 2 तिहाई 6, 1 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया। अब 35 किस संख्या से कटेगा? हम ऊपर से, मतलब पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे हम लेते हैं, ठीक बात है। तो हमने 2 से काटा 140 को 70 आया, फिर 2 से कैंसिल कराया 70 को 35 आया। अब देखो 35 किस संख्या से कटता है? 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटता है, तो 5 से कैंसिल करा देते हैं, 5 7 35। फिर यहाँ पर 7 आया, अब 7 केवल 7 से कटेगा, क्योंकि ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है 7, ठीक बात है। तो यहाँ पर 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 2, फिर इसको 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आपका 1 आया है ना, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक बात है। तो 7 गुणा 1 आ गया। अब देखो ये जो आपका 2 गुणा 2, देखो 2 बार लिखा गया है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करे वो स्वयं वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया था, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ पर 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, 7 भी आपका अभाज्य संख्या है। 1 लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 जो होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ठीक बात है। 1 चाहे जहाँ आप चिपका दो चिपक जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 1 आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखो, क्योंकि इसका भी आपको काम लगेगा HCF में, इसलिए मैंने आपको बताया कि लिखो या ना लिखो, ठीक बात है। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने व्यक्त कर दिया, क्योंकि आप देख पाएंगे 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, 7 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर देखो, ये जो आपकी संख्याएं आप काट रहे हैं ना, ये ऐसे कैसे पता होगा कि हमको 2 से कट रहा है, 3 ये 2 से कट रहा है? तो ये मेरे दोस्तों आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा कक्षा 7 में, कि अगर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, कंसेप्ट बताएं तो मज़ा आएगा ना। जैसे 2 है, ठीक बात है, 2 है। अब विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई संख्या है 145 6, ठीक बात है, 1456 1456 कोई संख्या है। अब इसको हम कैसे हम अगर आज से कहें कि इसको 2 से आप भाग कराओ, तो हम कैसे जानेंगे कि यह संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही? तो देखो 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी 2 से, ठीक बात है। तो आप देखो अगर 2 से 6 को भाग कराओगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 तिहाई 6 3 बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 0। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 2 से आपको विभाजित कराना है 100 इतना, ठीक बात है, 1450 को, ठीक बात है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अगर पूरा पूरा विभाजित है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे? पता ऐसे लगाएंगे कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी, ठीक बात है। तो अब कहेंगे आप कि यहाँ पर तो 6 था, हमने 2 तिहाई 6 पता लगा लिया, हाँ 2 से विभाजित है, हो जाएगी संख्या पूरी 2 से विभाजित, लेकिन यहाँ पर 0 है। मेरे दोस्तों अगर आपको 0 भी मिल गया ना, 0 भी मिल जा रहा है और आपको 2 से विभाजित कराना है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 6 9 8 3, अब आपको बताना है क्या ये संख्या पूर्ण 2 से विभाजित है या नहीं। तो आपको इकाई का अंक केवल और केवल देख लेना है। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित कर रहा है, 3 आ रहा है, क्या 3 को आप 2 से विभाजित करोगे पूरी विभाजित हो जाएगी? नहीं, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बच जा रहा है। तो ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक बात है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ संख्या 3 है, ठीक बात है। अब 3 जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 4 9 3, ठीक बात है, 9 3 12 4 16 1 17 18, एक यहाँ पर ले लेते हैं 14 9 से 31 है, ठीक बात है। क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? 2 का आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या अगर लास्ट डिजिट आपको देख लेना है, अगर 2 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे 3 को मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या अगर आपको दी गई है, अगर मैं आपसे कहता हूँ चेक करो ये पूर्ण रूप से विभाजित है 3 से या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? तो क्या करना है आपको ना मेरे दोस्तों, इन संख्याओं को ऐड कर लेना है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्याएं दी गई हैं इनको आपस में क्या करो, ऐड कर लो, जोड़ लो। तो देखो 3 1 4 और 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18, कितना आ गया 18।
अब 18 को 3 से भाग करा दो, तो देखो 3 एकम 3, 3 छक 18, पूरा पूरा विभाजित हो गया मेरे दोस्तों। रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0 आ गया। अर्थात 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप उन संख्याओं को जोड़ लो, ठीक बात है, सभी संख्याओं को जोड़ लो, अगर वो 3 से विभाजित हो रही हैं तो संख्या 3 से विभाजित है। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ 1 4 9 3 2, ठीक बात है। अब आप बताओ कि यह 3 से पूरा पूरा विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, सभी संख्याओं को ऐड कर लो, सभी संख्याओं को ऐड कर लो। देखो 3 2 5, 5 और 9 5 14, 4 18 1 19, ये आ गया 19। अब 19 को आप 3 से भाग कराओगे तो क्या 3 छक 18, पूरा पूरा कट तो नहीं रहा ना, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक देख लेना कि संख्या से अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो संख्या 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर 140 था, 140 में आपका 0 आ रहा था तो हमने देख लिया, हाँ अगर 0 आया तो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक बात है। फिर यहाँ पर देखा आपने 0 आया तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पाए 35 था ना, तो अब देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या लिख दिया 625। अब आपको पता लगाना है कि क्या यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या नहीं। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब होता है शेषफल 0 आ जाए, ठीक बात है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको इकाई का अंक देख लेना है, अगर इकाई का अंक 5 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। देखो 5 से विभाजित है कि नहीं, हाँ आप अगर 5 से भाग कराएंगे 5 को 5 में तो एक बार जाएगा और आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये संख्या पूर्ण रूप 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में 5 था तो हम 5 से भाग करा देंगे इसको, 5 7 35। देखो अगर इकाई का अंक 5 था तो हमने जान पाया कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक बात है। तो 5 से हमने काटा, 5 7 35 आ गया। अब 7 आ गया, 7 से विभाजित है तो 7 एकम 7 हो गया, ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको थोड़ा सा विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा कि अगर कहीं भी आपको कोई संख्या मिल जाए, पता लगाना 2 से विभाजित है या नहीं, तो आपको इकाई का अंक देख लेना, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 3 का मैंने आपको बताया कि संख्याओं को जोड़ लेना है, अगर जोड़ने के बाद 3 से विभाजित आ रही है तो बात क्लियर है, विभाजित हो जाएगी। 5 का बताया कि अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 से विभाजित है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या, ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको पहला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं भी समझ में आई होंगी। इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, ठीक बात है। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा, ठीक बात है। तो नोट करना चाहते हो पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, पहला सवाल देखिए आपका हो गया था, पहले का पहला सवाल हो गया, ठीक बात है। मैंने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक बात है। और फिर डिटेल में भी मैंने आपको बताया हर चीज़ें, ठीक बात है, कि विभाज्यता का नियम भी क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए आपका 156 है। अब जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर अप्लाई करके देखो, समझ में आएगा आपको। 156 है। अब 156 को क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप क्या करेंगे, 156 ऐसे लिख लें आप, ठीक बात है। अब देखो मैंने आपको 2 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि आपको इकाई का अंक देख लेना है, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 2 से विभाजित है, पूर्ण रूप से 2 से काटो इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 15, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर आप देखो क्या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ 2 से विभाजित हो रहा है, 8 है, क्योंकि 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, विभाजित है तो अब 2 से विभाजित कराओ, 2 तिहाई 6, एक साथ यहाँ पर 18 हो गया, 2 9 18, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 39। अब 39 कैसे चेक करेंगे किस संख्या से विभाजित है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि 39 लिखा गया, इन संख्याओं को जोड़ लो, 9 3 कितना हो गया 12। अब 12 को 3 से भाग करो, 3 चौके 12, पूरा विभाजित हो जा रहा है ना, शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 बार चला गया, ठीक बात है। अब क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको विभाज्यता का नियम, तो जैसे आप एलसीएम निकालते थे ना, सेम वही कंडीशन लगा दो, ठीक बात है। लेकिन विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर 13 आ गया यहाँ पर, अब 13 केवल और केवल 13 से ही कटता है, तो 13 एकम 13 निकाल देते हैं, ठीक बात है, 13 एकम 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिख लेना है आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक बात है। एक भी आप लिखना चाहें लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2, ये जो आपका 2 गुणे 2 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, गुणे 3 लिख लो और गुणे 13 लिख लो। आप गुणा इनका कराएंगे ना तो 156 ही आएगा। देखो 2 दुआएँ 4 3 12
और 12 गुणे 13 जो होता है, 12 बरी हम 144 और 144 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 156। ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 दूनाई 4 यहीं 12 और 12 गुणे 13 का गुणा कराएंगे तो 156 ही आएगा और यही आपका मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक बात है। अब देखिए लगे हाथ यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर अपना थर्ड पार्ट जो आपका है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 38 और 25। ठीक बात है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अब देखो लास्ट इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 है। ठीक बात है। तो हम चेक करते हैं 3 से कटेगा या नहीं, तो देखो जोड़ लो 5 2 7 8 7 15 15 3 18 18 आ जा रहा है, तो 18 का मतलब 3 से विभाजित है ये। ठीक बात है, क्योंकि आप 18 को 3 से विभाजित करोगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 से जब कैंसिल कराओगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दुआएँ 6 हो गया, 2 8 हो जाएगा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 21 1 22 3 पंजे 15 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका 5 आ रहा है। ठीक बात है। मैंने आपको 5 की विभाज्यता का नियम भी बताया था, लेकिन 5 नहीं लगाना है, 5 लास्ट में लगाना है। पहले अगर 3 से कट रहा है तो काटो। ठीक बात है। मैंने आपको बताया पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका 5 है। अब 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं देख लो एक बार, 7 2 9 5 1 6 हो रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल हो रहा है 3 से। तो 3 से आप कैंसिल कराओ, देखो 3 चौके 12 और यहाँ पर 12 पूरा पूरा विभाजित हो गया, 7 हो गया, 3 दुआई 6 1 7 3 पंजे 15 हो गया। अब फिर से आप देखो ये 425 जो है ना, कि ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, देखो 4 2 6 6 5 11 5 2 7 4 11। ठीक बात है 11। अब 11 आ जा रहा है, 11 तो 3 से विभाजित है नहीं, तो हम क्या करेंगे अब हथियार लगाएंगे 5 के विभाज्यता का नियम, क्योंकि हम जानते हैं अगर इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक बात है। 5 से विभाजित करो इसको, 5 चौके 5 8 40 5 8 40 हो जाएगा, 2 42 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब करेंगे ये, फिर इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित फिर से होगा, तो 5 से विभाजित कराओ, देखो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 3 8 होता है 35 हो गया, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो 17 17 एक क्या है आपका भाज्य संख्या है, तो केवल 17 से ही कटेगा, तो 17 1 कम 17 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक बात है, कट गया हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें क्या लिखना है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक बात है। तो देखो 3 2 बार है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लो, 5 2 बार इसको 5 का स्क्वायर लिख लो, गुणा 17 लिख दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक बात है। अब क्या करते हैं, अब देखो 4 नंबर सवाल भी यहीं पर है, 4 नंबर सवाल यहीं पर है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले नंबर सवाल को। ठीक बात है, क्योंकि जल्दी से हो जाएगा हमारा, इसको इरेज करते हैं। अब देखो 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका 5005, यही तो लिखा गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करें 2 से, तो 2 से कटेगा नहीं, 5 है यहाँ पर। 3 से देखते हैं, तो 3 से क्या करेंगे संख्याओं को जोड़ लो, 5 0 0 मतलब सब जोड़ोगे तो 5 5 10 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ही कटेगा ये, तो 5 से कैंसिल कराओ, 5 से कैंसिल करोगे 5 1 कम 5, यहाँ 2 0 5 1 कम 5 आ जाएगा, कट गया, ये भाग हो गया पूरा पूरा, 1001 आ गया। अब 1001 मेरे दोस्तों बहुत प्यारा नंबर है, आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको 1001 मिल जाए ना, 1001, तो 1001 जानते हो, इसको ऐसे लिख दो 7 गुणा 11 गुणा 13, ये 1001 हो जाएगा। 7 गुणा 11 गुणा 13 का गुणा कराओगे तो आपका 1001 मिलेगा। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। इसका मतलब ये तो हो गया, ये आप याद कर लो, बहुत काम लगेगा आपको आगे। ठीक बात है। 1001 प्यारा नंबर है, और आप 1001 में किसी भी 3 अंक की संख्या, जैसे मान लो मैंने 3 अंक का संख्या ले लिया 535, 535। ठीक बात है। 1001 में 535 का अगर आप गुणा कराओगे ना, तो यही 535 मेरे दोस्तों 2 बार लिख दो, आंसर हो जाएगा 535 535, काम खत्म। ठीक बात है। कोई भी संख्या ले लो, 1001 में आप मान लो 334, ठीक बात है, का अगर आप गुणा कराना चाहते हो तो गुणा नहीं कराना है। 1001 में अगर आप 3 अंक का कोई भी संख्या हो, ठीक बात है, वही संख्या 2 बार लिख दो, 3 3 4 3 3 4, हो गया काम, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। थोड़ा मोड़ा मैं कंसेप्ट जो बताता हूँ ना, उसको नोट पॉइंट में लिख लिया करो। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये संख्या 7 से कटेगी, तो अगर आप 7 से भाग कराओगे, देखो 7 1 कम 7,
3 10 3 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 हो जाएगा 21, 7 तियाँ 21। अब ये संख्या मैंने आपसे कहा 11 से काट दो, 11 से भी कटेगी। देखो 11 एक कम 11, 3 14, 33, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से भी कटेगा, 13 एक कम 13 हो गया आपका काम कंप्लीट। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 × 7, 5 × 7 × 11 × 13। यही आपका मेरे दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसी लगे हाथ हम क्या कर लेते हैं, लगे हाथ हम 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है हमारा? 7 4 2 9। कैंसिल कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 9 है। ठीक बात है। 3 से देखते हैं, पहले 3 चेक कराएंगे अगर हम, तो देखो 9 2 11, 11 4 15, और 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। 9 2 11 4 15 7 22, 22 आ जा रहा है। 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक बात है। तो किससे कटेगा ये? अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है। तो हम 7 से देखते हैं। देखो 7 से अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 429 - 7 कराओ तो कितना आ जाएगा? 422, और 7 से भाग करोगे तो 7 × 35, 7 × 6 42। नहीं हो पाएगा क्या? 29 है, नहीं हो पाएगा ये। 7 से कटेगा क्या? 7 एक कम 7, 7 × 6 42, नहीं कटेगा। फिर हम क्या करते हैं, 7 से भी नहीं कटा अगर ये, तो ये 11 से कटना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 11 से अगर कटेगा तो यहाँ पर 729 422, 11 से कटेगा, 11 तियाँ 33, 33 हो गया, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, और ये 92, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा ये संख्या अगर कटे 13 से, तो 13 तियाँ 39, 39 40 है, और 13 दूनी 26, नहीं कटेगा ये 13 से। तो किससे कटना चाहिए? 17 से कटना चाहिए। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, 68 2 70 हो जाएगा, और ये 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 51 हो जाएगा। 51 9 2 11, 11 17 7 119। हाँ, ये 17 से कटना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक बात है। क्या होना चाहिए? 17 से कटना चाहिए। देखो कैसे, अगर आप 17 से इसको भाग कराओ तो देखो 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा आपका। ठीक बात है। 68 2 70, और 4 2 6, तो ये हो गया आपका 62 यहाँ पर। ठीक बात है। अब 17 चौके 68 नहीं, 17 तियाँ 51, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ कितना हो जाएगा? 51। अब 51 में से अगर आप माइनस करोगे 62 को तो कितना आ जाएगा? 11, और यहाँ पर आपका 9 है। यहाँ पर कितना है आपका? 9 है, ये 9 हो जाएगा। अब 17 7 कितना हो जाएगा? 119। 17 से कट गया मेरे दोस्तों। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक बात है। हम भी तो रट के आते नहीं ना, हम भी प्रयास ही करते हैं। अब देखो 17 से अगर ये कट गया तो किससे कटना चाहिए? अब देखो 19 से कटना चाहिए। अगर 17 दूना 34, 19 दूना 38, 39 40। ठीक बात है। 19 या 57, हाँ 19 से कटेगा ये। अब देखो 19 से कटेगा अगर ये, तो 19 दूना 38, 38 हो गया। 38 और 38 2 40, 3 2 5 57, 19 तियाँ हो गया 57। अब देखो ये 23 से कटेगा, 23 से कम 23 हो गया। खत्म मेरे दोस्तों। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। जब इतना दिमाग लगा ले जाओगे ना तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है। एक सीक्वेंस से आप चेक करो। अभाज्य संख्याओं को लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, 11 लेना है, 13 लेना है, फिर 17 लेना है। ऐसे ऐसे चेक कर लो सभी को। ठीक बात है। तो आप देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे दोस्तों? 17 × 19 × 23। यही आपका मेरे दोस्तों पाँचवां, जो पहले का 5वां पार्ट था, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 3 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक बात है। लेकिन खास बात ये है कि इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक बात है। कैसे? देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके निम्नलिखित संख्याएं युग्म दिए गए हैं आपके, इनके HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है।
तथा आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। यहाँ पर मेरे दोस्तों जो दिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये एक परमेय है। परमेय का मतलब होता है सत्य, अटल सत्य। ठीक बात है कि दो संख्याओं का अगर आप गुणा कराते हैं तो दो संख्याएं आपको मिल जाएंगी, इनका गुणा कराएं और इनका HCF और LCM निकाल करके गुणा कराएं, दोनों बराबर ही आएगा। तो पहले हम LCF ज्ञात करते हैं, फिर LCM ज्ञात करते हैं, फिर हम जांच करते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है जो संख्याएं आपको दी गई हैं 26 और 91। तो सबसे पहले आपको 26 को पकड़ लेना है। अब 26 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक बात है। अब सबसे पहले देखो 26 में लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 2 से विभाजित होगा। हाँ, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 हो गया आपका। फिर ये संख्या 13 से कट जाएगा, 13 1 कम 13 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करना है आपको, अब देखो 26 का आपने कर लिया, अब यहाँ पर आपको 91 दिया गया है और अब 91 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 91 लिखना है। अब देखो 91 किससे कटेगा, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 9 1 10 हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे 7 से देख लेते हैं। तो देखो 7 1 जा 7, 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक बात है। 13 बार गया, अब 13 से काट लेते हैं, 13 1 कम 13। तो यहाँ पर 26 और 91 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणा 13। अब एक भी आपको लिख लेना है, तो 2 गुणा 13 गुणा 1 हो गया। और 91 को भी आप लिख लें, तो 91 का हो गया 7 गुणे 13 गुणा 1। ठीक बात है। मैंने आपको बताया था कि एक आप लिखें या ना लिखें, लेकिन एक लिख लें। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपने 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 गुणे 1 हो गया और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13 गुणे 1 हो गया। अब आपको कहा गया सबसे पहले HCF ज्ञात करो, फिर आपसे कहा गया है LCM ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो आपने इनके अभाज्य गुणनखंड किए। तो अब देखो इनमें जो संख्याएं दी गई इनके कॉमन चीज़ें, कॉमन क्या क्या है, दोनों संख्याओं में कॉमन 13 है, यहाँ पर दोनों संख्याओं में कॉमन 1 है। तो यहाँ पर आपको 13 गुणा 1 लिख लेना है, 13 1 कम 13, यही आपका HCF हो जाएगा। मतलब जो संख्याएँ कॉमन है उनको पकड़ लो, उनको लिख दो। अब यहाँ पर देखो 13 कॉमन था, एक बार लिख दिया, 1 कॉमन था, एक बार लिख दिया, गुणा करा के लिख दिया है, 13 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के सबसे पहले देखो जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिख दो। तो कॉमन था आपका 13 और 1, हमने एक बार लिख दिया। अब जो बची हुई संख्याएं हैं, 2 बचा हुआ संख्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, इसको भी लिख दो। ठीक बात है। तो ये आपका हो गया। HCF में क्या करना है आपको, जो कॉमन पार्ट है उनको लिख लो, गुणा करा के आंसर लिख दो। LCM में क्या करना है, कॉमन पार्ट को लिख लो एक बार, प्लस जो बची हुई संख्याएं उनको एक बार लिख दो। ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 1 कम 13, 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते हो जाएगा 182। 182 देख लो, 26 सत्ते, 7 छंग 42, 2 कैरी 4, 7 दूना 14 4 18, तो 182 आपका आ गया। तो ये आपका हो जाएगा HCF और LCM। ठीक बात है। लेकिन अब क्या कहा गया, अब आपको कहा गया जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है जांच करना, आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कर लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कहा गया है। तो देखो पहली संख्या को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, दूसरी संख्या को हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ठीक बात है, ये हो गया। अब गुणनफल कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल लगा दिया, बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM के। ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। कौन सी, 26 और 91। तो यहाँ पर आपको 26 गुणा 91 लिख लेना है, बराबर किसके हो जाएगा, HCF गुणा LCM के। तो देखो HCF आपने कितना निकाला, 13 लिख देना है। LCM आपने कितना निकाला, 182 आपको लिख देना। अब क्या करना है, 26 और 91 का गुणा करा लो। ठीक बात है। तो 26 और 91 का गुणा कैसे कराते हैं, देखो 26 लिख लिया हमने, 91 लिख लिया। अब गुणा कराने का सिंपल सा तरीका क्या है, पहले आप ऊपर नीचे जो है एक और चिन्ह का गुणा कराओ, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इस प्रकार से, तो 1 दुआएँ 2 हो गया, 9 दुआएँ 18 हो गया। तो नहीं, 9 छक 54, 9 छक 54 है, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। अब देखो 1 दुआएँ 2, 9 छक के 54, 54 2 हो जाएगा 56, यहाँ पर 6 लिख लेना है, कैरी आपका 5 बचेगा। अब ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करा दो, 9 दुनी 18, 18 5 23, तो ये आपका आ गया 2366। अब आपको 13 गुणे 182 कराओ, 2366 ही आना चाहिए। तो 13 दुनाई 26 के 6, कैरी 2 आ गया। 13 8 104 और 104 और 2 106 हो जाएगा, कैरी 10 आ जाएगा। 13 1 कम 13 10 23 आ गया। तो
तो यहाँ पर आपने जांच करके भी दिखा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, दोनों बराबर आ गया, अर्थात आपका क्वेश्चन जांच में सही है। ठीक बात है। अगर दोनों बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आपने जो संख्याएं थी उनका HCF और LCM गलत निकाला है। ठीक बात है, क्योंकि अगर आप HCF LCM सही निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर बराबर HCF गुणे LCM करेंगे, बराबर ही आएगा। तो ये आपका जांच भी हो गया मेरे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक बात है, अब इसको आप नोट कर ले, फिर हम 1 बाई 1 सेकंड और थर्ड को भी देख लेते हैं। ठीक बात है मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर नोट करें पहले। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक बात है, संख्याएं आपको दी गई हैं आपकी बार 510 और 92। तो पहले सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले सबसे देखो इकाई का अंक देखना है, यहाँ पर 0 है तो 2 से कटेगा। ठीक बात है, तो 2 से कैंसिल कराते हैं। देखो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, ये 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि संख्या 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। अब देखना है 3 से कटेगा या नहीं। तो देखो 5, 5, 10 तो 12 हो रहा है संख्याओं का योग, तो 3 से कटेगा। ठीक बात है, तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 25, 15, 3 पंजे 15। अब ये क्या करना है, अब देखना है कि क्या 85 जो आपका है वो 3 से कट रहा है। 8 और 5 को जोड़ो 13 आ जा रहा है, 13 3 से नहीं कटेगा। तो अब देखो इकाई का अंक क्या है 5, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5 और 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 17 का अभाज्य संख्या है तो 17 एक कम 17 बढ़ जाएगा। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया आपका वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आया। एक भी आप लिख लें। ठीक बात है, 17 ये एक जो आपका है इसको भी लिख लो, मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखो इसका तो आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब क्या आता है आपके पास, अब आता है मेरे दोस्तों 92, क्या है 92। अब 92 का भी आप ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करें, तो 92 का कैसे होगा, देखो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये हो गया आपका। फिर 2 से कटेगा, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। अब देखो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से कटेगा, 23 एक कम 23। तो यहाँ पर आपका 92 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1, ये आपका हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है पहले, क्योंकि पहले HCF कहा गया, फिर क्या कहा गया, LCM कहा गया। ठीक बात है। अब देखो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, आपको देखना है 2 संख्याएं दी गई हैं, अब दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढो। यहाँ पर देखो कॉमन 2 मिल रहा है, यहाँ पर देखो 3 ना 3 है, यहाँ पर 2 अलग अलग है, 5 भी 17 भी नहीं है। अब केवल और केवल एक आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक बात है, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा है, 2 है और 1 है, तो 2 एक कम 2 आपका HCF हो जाएगा। एक ही बार लिखना है। ठीक बात है। अब LCM में क्या होता है, LCM में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लो। कॉमन क्या था, 2 और 1 था, लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 3 बचा है, 3 भी लिख लो। यहाँ पर 5 बचा है, 5 भी लिख लो, सब लिख लो जो बचा है। 17 भी लिख लो, यहाँ पर 2 बचा है, 2 भी लिख लो, यहाँ पर 23 बचा है, 23 भी लिख लो। ठीक बात है। अब इन सब का आपको गुणा करा करके लिख देना है। कैसे गुणा कराएंगे, देखो 2 एक कम 2 यहाँ 6, 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा, 30 और 17, 17 तिहाई 51, 510, 510 और दूना कितना हो जाएगा, 510 दूना 1020 और 1020 गुणे 23, 1020, 510 दूना 1020, 1020 गुणा 23 आप कराएंगे, कितना आ जाएगा, देखो 23 जुराइन 0, 23 दूना 46, आपको 46 लिख देना है, और 23 एक कम 23, ये आपका हो गया। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपने HCF निकाला, 2 आ गया, LCM निकाला 23,460 आ गया। अब यहाँ पर आपको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जांच क्या करना है आपको, जांच करना है, जांच करके दिखाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणा LCM के होता है। तो देखो 2 संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पर आपकी बात, 510 और 92। तो पहली संख्या है आपकी 510, दूसरी संख्या है आपका 92, दूसरी संख्या है आपका 92। HCF आपका क्या है 2, LCM क्या है आपका 23,460। इनका गुणा कराओ, बराबर आना चाहिए। देखो 92 का गुणा 0 में कराओगे तो 92 जुराइन 0 आ जाएगा, 92 एक कम 2 आ जाएगा, कैली आपका 9 आ जाएगा, 92 पंजे कितना आ जाएगा, देखो 90 का गुणा 5 में कराओगे तो 9 पचे 45, 460, 9 बजे 45, 450 और 5 दुनाई 10, 460 और 460 और 9 कितना हो जाएगा, 4 6 9, इतना आ जाएगा आपका। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो 510 का गुणा आप 92 में करा लेना, इतना ही आएगा। ठीक बात है, लेकिन हमको तो जल्दी जल्दी समझाना है आपको, गुणा भाग तो भाई आपको आना चाहिए। ठीक बात है मेरे दोस्तों। अब 2 का गुणा 2346 में आप 2346 0 में कराएंगे तो 2 जीराइन 0, 2 छक्के 12 के 2 कैरी आपका 1 आएगा, 2 चौके 8 1 9 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा।
और 2 दुनाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाए 46 92 0 46 92 0 बराबर है, अर्थात आपका दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। और मैंने आपको बताया कि अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपका HCF में कहीं गड़बड़ है या तो LCM में कहीं आपका गड़बड़ होगा। ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट भी आप नोट कर लें, फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, यहाँ पर 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 336 है, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से कटेगा ये, ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम लगेगा यहाँ पर। तो देखो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 3 होता है यहाँ पर 13, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 1 13 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है आपका, इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, 4 2 चौके 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 दुनाई 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखेंगे 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 दुनाई 4 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखिए 21 किससे कटेगा, 21 2 3 से कटेगा, क्योंकि आप देख पाएंगे जब इनके संख्याओं को जोड़ेंगे 2 1 3 तो 3 आ रहा है और 3 3 से कटता है। ठीक बात है। तो देखो 3 सते 21 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एक कम 7 हो गया। तो यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक बात है। इसी प्रकार से 336 हो गया। अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इकाई का अंक 2 है तो 2 से, इकाई का अंक 4 है तो 2 से कटेगा। तो देखो 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 1 5 यहाँ पर 14 2 सते 14। अब देखो यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, इनके डिजिट को जोड़ते हैं तो देखो 2 और 7 9, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कराएंगे तो देखो 3 3 9 हो जाएगा, और फिर इसको 3 से कैंसिल कराएंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक बात है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञात क्या करना है आपको, LCM और HCF। तो पहले HCF कहा गया है तो पहले HCF लिख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर LCM कहा गया, LCM लिख लेते हैं। अब देखिए HCF में मैंने आपको कहा था कि दोनों अगर 2 संख्याएं दी गई तो दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 2 है। फिर आप देख पाएंगे एक आपको कॉमन 3 मिल रहा है, 3 मिल गया, और आप देख पा रहे हैं एक आपको 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट आपका क्या है, यहाँ से 2 आया, यहाँ से कॉमन 3 है गुणा में 3, और यहाँ से कॉमन 1 है। अब देखो कॉमन दोनों में नहीं है कोई चीज़ ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, देखो 2 3 6 1 कम 6, तो यहाँ पर 6 आपका HCF हो जाएगा। अब LCM लिखना है तो LCM पहले देखो HCF में जो आपने लिखा था उसको लिख दो, 2 3 और 1, पहले कॉमन पार्ट लिख लो एक बार, 2 हो गया 3 हो गया 1 हो गया। अब जो बची हुई संख्या है ना LCM में उन सबको लिख दो। तो बचा यहाँ से 2 2 2 और 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 हो गया। यहाँ से 3 2 बार बचा है तो गुणा 3 कर दो, गुणा 3 कर दो। अब इनको गुणा करके लिख दो, देखो 2 तिहाई 6, 6 एक कम 6, 6 दुनाई 12, 12 दुनाई 24, 24 दुना 48, और 48 यहाँ पर 48 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 तिया 9, 9 7 63, 63 आ गया। इनका गुणा कराते हैं, देखो 3 अट्ठे 24, 24 का कैरी 2 आ जाएगा, 4 लिख लेंगे, 3 अट्ठे 24 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, इसको भी लिख लो, 6 3 चौके 12, 6 अट्ठे 48, कैरी और क्रॉस मल्टीप्लाई सबको जोड़ लो। ठीक बात है। देखो 8 2 10 2 12 के 2 आ गया, कैरी 1 आ जाएगा, 4 1 5, 4 1 5 1 6, 62 आ गया, तो 2 लिखेंगे, कैरी आपका 6 छूट गया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, 6 चौके 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 30, तो ये आपका आ गया 3024। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे LCM आपका हो जाएगा 3024। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या करना है आपको, जांच करना है। अब जांच में क्या करना है कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणा बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है HCF गुणा LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपकी पहली संख्या 336 है गुणा दूसरी संख्या आपकी 54 है, बराबर HCF आपका 6 है
LCM आपका 3024 है। अब देखो गुणा करके लिखो, दोनों बराबर आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, 336 का गुणा 54 में कराएंगे तो देखो कितना आ जाएगा। देखो 4 छक 24 के 4 कैरी 2 आ जाएगा, 4 3 12, 2 14 कैरी 1 आ जाएगा, 4 3 12 12 1 13 हो जाएगा। 5 छक, इसको इरेज करते हैं, 5 छक के 30 कैरी 3 आ गया, 5 3 15, 3 18 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 5 3 15 1 16 ऐड करेंगे तो 4 4 8 3 11 की कैरी 1, 6 1 7 1 8 और 1, तो यहाँ पर 18 144 आया, 18 144। अब देखो इसका भी गुणा करने पर 18 144 आना चाहिए। देखो 6 चौके 24 के कैरी 2 आएगा, 6 दुनाई 12, 12 2 14, 14 के पूरा 14 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 6 तिहाई 18। यहाँ पर आप देख पाए 18 144 यहाँ भी, 18 144 यहाँ भी बराबर है, अर्थात जाँच हो गया। ठीक बात है, क्योंकि अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने HCF या LCM में गलती करी हुई है। ठीक बात है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट भी हो गया और इसके सभी क्वेश्चंस हो गए। ठीक बात है, आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, अभी इसके पहले हम ब्लैक टी शर्ट पहने थे, अब हमने इस प्रकार का थोड़ा सा पीला कलर का पहना है। तो इस प्रकार से क्यों पहना है, क्योंकि मेरे दोस्तों कल हमारी स्टूडियो में थोड़ा सा काम होने लगा था, इस वजह से हम उसमें बिजी हो गए थे। ठीक बात है, तो अब नेक्स्ट डे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं हम। तो कल हमने पहना था ब्लैक और आज इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक बात है, तो 3 प्रश्न है मेरे दोस्तों, तीनों को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में जो पूर्णांक आपको दिए गए हैं 12, 15 और 21, तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तभी तो हम LCM और HCF ज्ञात कर पाएंगे। तो 2 से कैंसिल कराएंगे तो देखो 2 छक्के 12, फिर 2 से कैंसिल कराते हैं, 2 तिहाई 6, अब ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ मेरे दोस्तों वो क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, और हमने कहा था आपको 1 भी लिख लिया करो। ठीक बात है, लिख लिया गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं 15 का। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक बात है, पहले तीसरे का पहला पार्ट। अब देखो 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 15 देखो 5 से भी कटता है, लेकिन पहले 3 से भी कटेगा ना मेरे दोस्तों, तो पहले 3 से कैंसिल कराते हैं। तो देखो 3 पंजे 15 हो गया, अब इसको 5 से कैंसिल करा देते हैं, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देख पाए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 5 गुणा 1। ठीक बात है, अब देखिए यहाँ पर 12 का हो गया, 15 का हो गया, अब 21 का देख लेते हैं। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखो 2 1 3, 3 से कटेगा, जोड़ के देखो 2 1 3 आ रहा है ना, 3 से कटेगा, तो देखो 3 7 21, 7 बार गया, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका 21 है ना, 12 का हो गया, 15 का हो गया, अब 21 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया 3 गुणे 7 गुणा 1, यही तो आया। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ये आपको सबसे पहले कहा गया HCF, जो पहले कहा गया उसको लिख लो, फिर आपसे कहा गया है LCM, कोई तकलीफ नहीं है, सभी निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। HCF में क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 पूर्णांक आपको दिए गए हैं, 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। अब क्या करना, तीनों में जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। ठीक बात है, तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 3 भी हो गया। देखो 1 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखो 1 भी आप ले लेंगे। ठीक बात है, यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, नहीं। अब केवल और केवल क्या है आपका HCF में 3 कॉमन मिला, मतलब HCF निकालने के लिए देखो यहाँ से 3 मिला कॉमन और 1 मिला कॉमन, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 3, 3 1 कम 3 हो गया। अब LCM में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिख लो, 3 को लिख लिया, कॉमन 1 था 1 को लिख लिया। अब देखो बचा क्या है आपका, यहाँ से 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा ना, यही तो बचा है आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यही तो बचा है मेरे दोस्तों। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, 1 सेकंड मेरे भाई, हाँ सब क्लियर है, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, गुणा कराएंगे। तो देखो 3 1 कम 3 दुनाई 6 दुनाई 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा आपका 420। देखो 3 1 कम 3, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12, 12 पंचे 60, और 60 और 6 42, तो 0 1 लग जाएगा, 420 हो जाएगा। ये आपका मेरे दोस्तों LCM हो जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा। ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक बात है, अब लगे हाथ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। 2 क्या कह रहा है, 17 23 29, क्या कह रहा है
17 कह रहा है, ये 23 कह रहा है, ये 29 कह रहा है। ठीक बात है। तो पहले हम 17 का देखेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे दोस्तों, तो क्या कर पाएंगे आप? देखो 17 का 17 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कट सकता, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 17 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 17 और गुणे 1 हो गया। ठीक बात है, समझ पाए आप? अब देखो 23 एक अभाज्य संख्या ये भी है, केवल 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23। तो यहाँ पर आपका 23 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 23 गुणा 1 हो गया। अब 29 का देख लेते हैं। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, केवल और केवल सेल्फ से कटेगा, मतलब 29 से ही कटेगा, तो 29 एकम 29। तो यहाँ पर आप देख पाए 29 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 29 गुणा 1। अब मेरे दोस्तों आपको क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो HCF के लिए क्या कहते हैं? हमने कहा HCF के लिए आपको तीनों में जो कॉमन है वही लिख लो। ठीक बात है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं, तीनों में कॉमन। यहाँ पर देखो कोई कॉमन नहीं है, केवल और केवल एक कॉमन है मेरे दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक लिख लिया करो, क्योंकि जब आप HCF निकालेंगे ना, अगर आप एक ना लिखते, मान लो अगर एक नहीं लिखते, कोई तकलीफ होता नहीं होता, लेकिन फिर कुछ कॉमन मिलता ना। यहाँ पर 17 रहता है, यहाँ पर 23 रहता है, यहाँ पर 29 रहता है। तो मैं आपसे कहता कि जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो ये आपको याद करना पड़ता ना कि जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है। लेकिन जब आप ऐसे लिख लिया करोगे ना, तो यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद दिख रहा है केवल और केवल एक कॉमन मिल रहा है। तो अगर एक कॉमन मिल रहा है तो HCF आपका 1 हो जाएगा। ठीक बात है। अब LCM में क्या होता है? कॉमन पार्ट को लिख दो एक बार, जो बचा उसको लिख दो। 17, 23, 29। तो 17 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इसका गुणा कराना है। ठीक बात है। देखो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब देखो 17 3 51, कैरी 5 आएगा, और 17 दूना 34, और 34 5 कितना हो जाएगा? 39। 34 35 36 37 38 39। अब गुणे 29 हो गया। ठीक बात है। 17 का 17 एकम 17, 17 का 23 से गुणा करा दिया। अब 29 से कराना है। 391 का 29 से गुणा कराना है। तो देखो 9 एकम 9, 9 9 81, कैरी 8 आएगा, और 9 3 27, और 3 30 5 35 हो जाएगा। ठीक बात है। 2 एकम 2, 2 9 18, कैरी 1, 3 2 6 1 7। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 9, 2 1 3, 8 5 13 3, कैरी 1, 7 3 10 1 11। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 11 33 9, ये आपका मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो HCF आप देख पाए 1 आया था आपका, और LCM कितना हो जाएगा आपका? 11 33 9। तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट है 8 9 और 25 का आपको क्या निकालना है? HCF और LCM। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 का। तो 8 का करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दुआई 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक बात है। अब देखते हैं 9 का। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड देखो 3 तिहाई 9, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 9 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुणा 3 गुणा 1। अब देख पाएंगे आप कि किसका? 25 का देखते हैं। 25 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब 25 का आप देखेंगे तो 25 किससे कटता है? 5 से कटता है। तो 5 पंजे 25, और 5 किससे कटेगा? केवल 5 से कटेगा। तो यहाँ पर आप देख पाए कि जो 25 का अभाज्य गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ? 5 गुणे 5, और गुणे 1 भी लिख सकते हैं ना। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों कि कॉमन कुछ भी नहीं है, केवल 1 के सिवाय। यहाँ पर भी देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, केवल 1 के सिवाय। अगर आप HCF निकालेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर 5 5 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 2 2 है। तो HCF 1 हो जाएगा। LCM की बात करेंगे तो 1 लिख लेते हैं जो कॉमन है। अब बचे हुए संख्याओं को लिख लो। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। इसके बाद आपका देखो 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 गुणे 5 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब सही है ना? 2 3 बार है, 3 2 बार है। हाँ ठीक है। देखो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 3 24, 24 हो गया आपका। अब यहाँ पर देखेंगे 5 5 25, 25 3 75, गुणा करा लेते हैं। देखो 5 चौको 20, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 दुआई 10, 7 चौके 28, जोड़ लो, 28 2 30 10 40, कैरी आ गया 4। 7 दुनाई 14, 14 4 18। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका LCM आया वो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1800 आ गया।
तो HCF 1 LCM 1800, यही मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। हमें लगता है आपको अभी तक के सभी सवाल समझ में आए होंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के भी सभी सवाल समझ में आए हैं। ठीक बात है, नोट कर लें। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी अगर आपको हो मेरे दोस्तों ना, तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। ठीक बात है, तो नोट करें, फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो आपको LCM 306 657 का ज्ञात करना है। ठीक बात है। अभी दूसरे क्वेश्चन में जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये एक अटल सत्य है। ठीक बात है, क्या है, कंसेप्ट है, मैंने कहा था इसको याद भी कर लेना। ठीक बात है, तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि दो संख्याओं, यहाँ पर आपको कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक बात है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। ठीक बात है, तो हमने पहली संख्या को इस प्रकार से दर्शा दिया, दूसरी संख्या को इस प्रकार से दर्शा दिया, गुणनफल कहा गया था, गुणनफल लगा दिया, बराबर होता है HCF के गुणा LCM के। ठीक बात है। अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 657, तो यहाँ पर लिख लेंगे 306 गुणा 657 बराबर क्या है, HCF। देखो HCF का मान दिया गया, दो संख्याओं का HCF यहाँ पर दिया गया 9, तो HCF लिख लेते हैं। आपसे पूछा है LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। देखो कहा गया ना LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM हम लिख लेते हैं ऐसे। ठीक बात है। अब LCM निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 306 गुणा 657, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बटे में हो गया, बराबर किसके हो गया, LCM के हो गया। देखो 9 से कैंसिल कराते हैं, देखो 9 एक कम 9, 9 तियाँ 27, 3 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, तो यहाँ पर आपका आ गया 34 गुणे 657 बराबर किसके हो गया, LCM के हो गया। तो यहाँ पर देखो 657 का 34 से गुणा करा लेते हैं, तो 4 सत्ते 28 के कैरी 2 आ जाएगा, 4 पंजे 20 2 22 कैरी 2 आ जाएगा, 4 छंग 24 और 25 26 लिख लेते हैं, 3 सत्ते 28 7 नहीं 3 सत्ते 28 नहीं 7 3 सत्ते 21। ठीक बात है, कैरी 2 आएगा, 3 पंजे 15 2 17 कैरी 1 आएगा, 6 3 18 1 19 लिख लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 कैरी 1 आएगा, 9 1 10 2 12 कैरी 1 आएगा, 1 1 2, तो यहाँ पर 22 33 8, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इनका गुणा करने पर क्या आया, 22 33 8 बराबर क्या हो गया, LCM हो गया। इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, LCM पहले लिख दें और ये जो आपका 22 33 8 है बाद में लिख दें, और यही मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गया था इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM आपका ये हो जाएगा। ठीक बात है। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा, केवल कैलकुलेशन था बस, तो नोट कर लें इसे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक बात है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, अगर कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए इस प्रकार 6 की पावर n, 4 की पावर n, 10 की पावर n, और आपसे कहे कि बताओ क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो मेरे दोस्तों इसका एक डायरेक्ट कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ही है ये, समझ लो। ठीक बात है। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक बात है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। मैं इसको लिखता हूँ पहले। कंसेप्ट क्या है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अब आपको कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। ठीक बात है। इसका मतलब ये क्या हुआ, आना ही चाहिए मेरे दोस्तों, आना ही चाहिए। देखिए अब जैसे यहाँ पर क्या है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहिए तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम
एक बार 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। तो संख्या क्या है यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर 6 का अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो पहले आप, ठीक बात है। तो 6 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 एक कम 3। तो इसका जो 6 का अभाज्य गुणनखंड आया मेरे दोस्तों वो क्या आया, 2 गुणे 3 आया। गुणा 1 भी लिख सकते हो, कोई तक यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मेरे दोस्तों 3 आया। क्या आया, 2 गुणे 3 आया, 2 गुणे 3 आया। तो हमने कहा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 गुणे 5 आया तो नहीं, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। 2 बार भी हो सकता है, 2 बार हो गया, 5 हो गया एक बार, 2 एक बार हो गया, 2 बार 5 हो गया, लेकिन कम से कम 2 और 5 तो आए ही आए। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 5 तो आया नहीं, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, 2 गुणे 3 आया। तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आइए दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 6 का गुणनखंड के जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 आया, मतलब 5 नहीं आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया ना, 2 गुणे 3 आया। तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक बात है। यहाँ पर क्या कहा गया था, प्राकृत संख्या n के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाइए जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। क्योंकि अगर इसमें 5 आ जाता मेरे दोस्तों ना तब तो काम बन जाता, 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 आया नहीं तो 0 पर समाप्त होगा नहीं, ठीक बात है। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको बताना है भाज्य संख्या क्यों है। मैंने आपको भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या बताया था कि कम से कम 3 गुणनखंड हो ही, ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या दिया गया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक बात है। तो देखो यहाँ पर ये एक संख्या बनेगी, ये एक संख्या बनेगी। यहाँ पर देखो 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 कॉमन लिख लो। यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, यहाँ पर गुणे 11 बचा, ठीक बात है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 13 हो गया गुणे, यहाँ पर मेरे दोस्तों आप देख पाएंगे 11 7 77, 77 1 78, ये 78 हो गया, ठीक बात है। और किसी भी संख्या मैंने आपसे कहा था कि एक आप लगा सकते हैं कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे चूँकि ये मतलब भाज्य संख्या होने की शर्त क्या है कि कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक बात है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक में क्या हो जाएगा, 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक। तो यहाँ पर आप लिख लें चूँकि ये 2 से अधिक, 2 से अधिक, चूँकि ये 2 से अधिक गुणनखंड का रूप है इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने ही चाहिए। और देखो यहाँ पर 13 मिला, 11 7 77 1 78 हो गया, और एक अपने आप से लगा सकते हैं गुणे में, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड का रूप है, अर्थात या ऐसे लिख सकते हैं ये 2 से अधिक गुणनखंड का रूप है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा गया है क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यही लिखा गया है ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा गया है। देखो ये एक संख्या बनेगी और एक संख्या प्लस के बाद अलग है। यहाँ से 5 आपको कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर 5 कॉमन हो गया तो बच्चा 1 आपका। अब इनको गुणा कराना है, देखो कैसे हो जाएगा। अगर आप इनका गुणा करा के लिखेंगे मेरे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 5 हो जाएगा गुणा, इनको जोड़ गुणा करके ऐड करो। देखो 7 छंग 42, यहाँ से आपका क्या आ गया, 42 आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 तिहाई 12 दुनाई 24 एकम 24, तो यहाँ पर आपका आ गया 24। देखो 4 7 छंग 42, यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया था ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक बात है, सही है। अब देखो 4 3 12 दुनाई 24 एकम 24, तो 4 दुनाई हो गया 8, 4 चौक हो गया 16, 2 चौके हो गया 8, 2 दुनाई 4 हो गया, पहले 2 दुनाई 4,
2 दुनाई कितना हो गया 4 हो गया, और 4 दुनाई कितना हो गया 8 हो गया। अब की बार हमने इस प्रकार से गुणा कर लिया, 4 दुनाई 8, 4 चौके 16, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, तो यहाँ से 8 हो गया, 6 4 10 की 0 कैरी 1 आया, 8 1 9 1 10 हो गया। ठीक बात है। तो इतना आपने जब गुणा किया ना, यहाँ तक आपने गुणा किया तो आपका आ गया 1008, और 1008 में आप 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। तो ये 5 गुणा 1009 हो गया, और एक अपने आप से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कम से कम 3 गुणनखंड ही है, तो आपको इसके बाद भी यही स्टेटमेंट लिख देना है। चूँकि ये 2 से अधिक गुणनखंड का रूप है इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको भाज्य बताना था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड का रूप है ये। ठीक बात है, तो नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख नहीं रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मैं पढ़ता रहूँगा समझाता रहूँगा। ठीक बात है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं एक कोई खेल का मैदान है वृत्ताकार, ठीक बात है, और किनारे उसके चारों तरफ क्या है एक पथ बना दिया गया है। ठीक बात है, ये वृत्ताकार पथ हो गया, ये खेल का मैदान है। अब कह रहा है वृत्त का मतलब क्या होता है गोला। ठीक बात है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक बात है। मान लो सोनिया यहाँ से चलती है तो सोनिया को कितना लगता है, सोनिया को हम ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक बात है, सोनिया लिख देते हैं। सोनिया को क्या लगता है 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। अब कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि भी अगर एक चक्कर इसका लगाता है, यहाँ कर दें, रवि अगर है, रवि, ठीक बात है, रवि अगर एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। लड़का है भाई, जल्दी दौड़ेगा। ठीक बात है, रवि 12 मिनट में लगाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो कह रहा है कि मान लो अगर वो एक ही जगह से, मान लो यहीं से दोनों लोग, ठीक बात है, एक ही स्थान से एक ही समय पर अगर चलना स्टार्ट कर दें तो कह रहा है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक बात है मेरे दोस्तों। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आपको 18 और जो संख्याएं दी गई है ना, इनका पहले अभाज्य गुणनखंड करें और इनका एलसीएम लेने, काम खत्म। ठीक बात है। क्योंकि वो कह रहा है कि कितने, अगर वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें एक ही समय पर तो कब वो एक दूसरे को मतलब मिल जाएंगे, पुनः एक स्थान पर मतलब दोनों लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले आप 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 18 का करेंगे तो देखो 2 9 में 18, और 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 1 कम 3। तो यहाँ पर आपका 18 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2 गुणा 3 आ गया। यही तो हुआ आपका, गुणा 1 भी आप लिख सकते हैं। रवि यहाँ पर क्या कह रहा है, रवि मतलब 12, यहाँ पर 12 मिनट कह रहा है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 12 का कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। तो 12 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 मेरे दोस्तों। ठीक बात है। अब देखो क्या मैंने कहा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक बात है। क्योंकि कह रहा है कि एक ही स्थान पर एक ही समय पर अगर चलना प्रारंभ करें तो कब दोनों लोग एक स्थान पर मतलब मिल जाएंगे तुरंत। ठीक बात है। तो एलसीएम जब लेंगे, मैंने आपसे कहा था पहले कॉमन देख लो। कॉमन क्या आपका है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 1 है, यही तो है। तो कॉमन पार्ट एक बार लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 1 हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा। तो यहाँ पर आपका 3 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो एक बार। इनका गुणा कराओ, देखो 2 तिहाई 6 1 कम 6, 6 3 18, 18 दुनाई 36। तो आपका आ जाएगा 36। और यहाँ पर मिनट में दिया गया था तो इसको भी आप मिनट में लिख दें, हिंदी में लिख देता हूँ इसको आप क्या लिख देंगे, मिनट में लिख देंगे। यही आपका मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम से जब पढ़ाने लगो ना मेरे दोस्तों तो होता क्या है कि हाथ दर्द करने लगता है। तो मैंने आपकी बार कहा कि क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन आपको हालांकि स्क्रीन पर दिखा रहा होगा ना, क्वेश्चन दिखा रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो हमें लगता है कि आपको ये सभी जो आपकी एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 आपको यार क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है। क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है। विभाज्यता का नियम वगैरह कोई बताता नहीं, लेकिन मैंने आपको विभाज्यता का नियम भी बताया कि कैसे कोई संख्या कटती है ना मेरे दोस्तों। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया मेरे दोस्तों तो लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों तक अपने शेयर भी कर देना। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं आपको देखो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक बात है, केवल नॉलेज। ठीक बात है। तो समझ में आया है दोस्तों का शेयर भी करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ, समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तारीफ वगैरह भी हमारा कर सकते हैं। ठीक बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू भाई।